Hello everyone. Today we are going to discuss the bimolecular nucleophilic substitution reaction. पिछले लेक्चर में हमने यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात किया था। आज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल्स के थ्रू बातों को आगे ले चलते हैं। यहां पर हमने क्या लिया, CH3Cl ले लिया, जिसका नाम क्या होता है, मेथिल क्लोराइड होता है। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। अब अगर यहां पर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करा दिया, किसी बेस के साथ करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, CH3OH, और यहां से Cl क्या होगा, निकल जाएगा। Cl क्या होगा, निकल जाएगा। अब यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी। किसके बारे में, अबाउट द SN2 रिएक्शन। पहली बात क्या होती है, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, दैट इज वन स्टेप रिएक्शन हुआ करती है। दूसरी बात क्या होता है, यहां पर ये जो है ऑर्डर क्या होता है, इसका 2 होता है, मतलब इट फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया करता है। तीसरी बात क्या है, यहां पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकैटायंस नहीं बनता है। आपको लगेगा कि हाँ कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन रियल में वो क्या है, आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। और क्या बात है, यहां पर जो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब पोल तो बने लेकिन प्रोटॉन ना दे, पोल तो बने लेकिन प्रोटॉन ना दे। कैसे, जरा एग्जांपल्स लेते हैं। CH3CO CH3, नाम क्या है इसका बेटा, दैट इज द एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। तो यहां पर क्या होता है, देखें जरा, समझे इसको। ये जो दिया हुआ हमारे सामने, यहां पर क्या है, ये निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। पोल तो बन गया है, पोलर तो है, बट इट इज नॉट कैपेबल ऑफ द रिलीजिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन देने के लिए कैपेबल नहीं है। और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका क्या हो सकता है, DMSO हो सकता है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, फॉर्मोमाइड हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, जो आपकी SN2 रिएक्शन है दैट इज वन स्टेप रिएक्शन हुआ करती, मैकेनिज्म में बात करें तो। दूसरा क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया करती। किसको, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती। यहां पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने ही ज्यादा SN2 रिएक्शन होती है। ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा उतना ही SN2 रिएक्शन होगी। अब यहां पर क्या है, सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ करता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, यहां पर हम लोग इन्वर्जन देखते हैं, और उस इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। तो यहां पर और क्या हमको देखने को मिलता है, दैट इज वाल्डन इन्वर्जन। क्या देखने को मिलता है, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है। अब एक बात और समझे, यहां पे ये जो होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ा करती है। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे किसकी, मैकेनिज्म की, किसकी बात करेंगे बेटा, मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, इसको जरा समझें। होता है क्या है, ये जो आपका CH3Cl दिया हुआ है, ये कैसे बनाएंगे, H, ये क्या है आपका H, ये क्या दिया है H, और इधर क्या लगा है Cl। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वेज स्ट्रक्चर। कैसा है, वेज स्ट्रक्चर। वेज स्ट्रक्चर क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, वेज स्ट्रक्चर। अब एक बात और समझें, यहां पर क्या है, जो सॉलिड लाइन है वो प्लेन के ऊपर है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपका एटम है वो कहां पर, प्लेन के ऊपर है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ, प्लेन के नीचे है। और ये नॉर्मल लाइंस का मतलब क्या है, दिस इज ऑन द प्लेन। एक मॉडल के थ्रू इस बात को हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो आपको अपीयर होगा रियल में। तो यहां पर होता क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा।
वी नो दैट दिस इज द टेट्राहेड्रल। क्या होता? टेट्राहेड्रल होता। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जैसे हमने ये ले लिया, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। जैसे हमने ये ले लिया है, दिस इज ऑन द प्लेन, ये कहां पर? प्लेन पर है। ये कहां पर बेटा? प्लेन के ऊपर है। ये कहां पर? प्लेन के नीचे। ये प्लेन के ऊपर है, तो इसको कैसे लिखा हमने? सॉलिड लाइन से लिखा। कैसे लिखा? सॉलिड लाइन से लिखा। और ये कहां पर? प्लेन के नीचे है, तो इसको हमने कैसे लिखा? डॉटेड लाइन से। और ये कहां पर? दोनों ऑन द प्लेन। ये क्या है? ऑन द प्लेन। अब एक बात समझे आप जरा, यहां पर होता क्या है, यहां पर इसको यहां पर हम देखते हैं। चलिए, तो होता क्या है, जो Cl माइनस यहां पर दिया OH आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा? इसको इंटरैक्ट करेगा। क्या करेगा? इसको इंटरैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। यहां पर अभी OH माइनस आया, इसने क्या किया? इस पर अटैक किया। क्या किया? अटैक किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब क्या हुआ, जो आपका Cl है वो जाना चाहता है, वो लिविंग ग्रुप है। OH माइनस क्या है? इनकमिंग ग्रुप है। क्या है? इनकमिंग ग्रुप। तो होता क्या है कि यहां पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर समझिए एक बात, कार्बन की जनरली 5 वैलेंसी होती है, सॉरी 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहां पर कितनी शो हो रही है? 5 वैलेंसी। और ये कौन सी स्टेट है? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट है बेटा? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो होता क्या है, 5 वैलेंसी कैसे शो होने लगती है? तो होता क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बनता है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो तरह के ऑर्बिटल हुआ करते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो यहां पर कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में OH ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये क्या हुआ, जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वहां क्या हुआ कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है? कमजोर होने लगा, और धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा? Cl आउट होगा, OH आके जुड़ जाएगा। तो ये हुआ H, और फिर क्या हुआ बेटा? ये OH, और फिर उसी तरह का स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया? आपके सामने रख दिया। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो आपका Cl माइनस था, जहां से हटा है उसके 180 डिग्री पर OH आया है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? दैट इज वाल्डन इन्वर्जन। क्या देख रहे हैं? दैट इज वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब 180 डिग्री पर मूव कर गया। अब एक बात और समझेंगे, यहां पर एक फैक्टर और भी काम करता है। वो क्या होता है? दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडनेस, ग्रुप का क्राउडनेस। तो होता क्या है कि जो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको स्पेस मिलना चाहिए, और अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितना कम स्पेस होगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और जितना ज्यादा स्पेस होगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या, OH माइनस को यहां पर क्या पूरी जगह खाली पड़ी है, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। अब यहां पर एक बात और समझिए, अगर यहां पर हम रेट के बारे में बात करें तो ये क्या है? आपका RDS है। क्या है? RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, टोटल 2 मॉलिक्यूल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे? K CH3Cl, और ये क्या है आपका? OH माइनस। क्या है? OH माइनस। तो होता क्या है कि ये जो रिएक्शन का रेट है, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो कितना ऑर्डर हो गया? 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो काइनेटिक्स होता है रिएक्शन का, वो कितना होता है? सेकेंड ऑर्डर की होती है। मतलब रिएक्शन का रेट एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द OH माइनस। OH माइनस पर भी डिपेंड किया करता है। अब देखिए यहां पर होता क्या? पोलर प्रोटिक करता क्या है? पोलर की जिम्मेदारी होती है, पोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इस बॉन्ड को कमजोर करे, इस बॉन्ड को क्या करे? कमजोर करे। ठीक है, और अगर प्रोटॉन होता, जैसा कि SN1 में हमने समझाया, अगर प्रोटॉन होता तो Cl को ले जाके बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन यहां पर Cl नहीं हटेगा, क्योंकि अगर प्रोटिक होता तब हटता। तो यहां पर क्या है? केवल ये बॉन्ड को धीरे धीरे क्या करेगा? वीक करेगा, और वीक करेगा तो ये क्या करेगा? इधर से अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज क्या है? हम चेक करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस।
दूसरा क्या चेक करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जितना स्टेबल आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा SN2 रिएक्शन होगा। और ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होगा, जब उसके साथ कोई क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर EWG ग्रुप अटैच होता है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है बट इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और ये आपका SN1 SN2 रिएक्शन यहीं पर और होगा, और फिर हम लोग NCERT प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, C4H9Br ब्यूटिल ब्रोमाइड के सभी आइसोमर ड्रॉ करें और इनको अकॉर्डिंग टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपको अरेंज करना है। तो यहां पर क्या करते हैं, पहला काम, कितने कार्बन दिए बेटा, 4 कार्बन दिए। 4 कार्बन दिए तो आप स्केलेटन बनाइए, कितने, 1 2 3 4, और यहां क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा। अब जरा देखें इसकी कितनी बैलेंसी पूरी, एक इस कार्बन की, तो जितनी बैलेंसी पूरी होती है उनको छोड़कर टोटल हमें 4 बैलेंसी पूरी करनी होती है। ठीक है, तो एक बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन फ्री होते हैं चाहे जितने लगाओ, जितने मतलब कार्बन की बैलेंसी को पूरी करने के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे, CH3, फिर क्या होगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या हुआ बेटा, Br। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहां पर लगाया, अभी 1 पे लगाया। दूसरा जो हम लोग लिखेंगे, ये 1 हो गया, दूसरा जो लिखेंगे उसमें आपने क्या कर दिया, कार्बन बनाया, एक चेन बनाई, दूसरे कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। क्या किया, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, ठीक है, Br, और फिर इधर क्या है CH3, फिर क्या है CH3। अब यहां पर क्या करेंगे, देखें ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहां पर क्या करेंगे, जरा देखिए, जितने भी कार्बन होते हैं उसमें से एक कम कर दीजिए, टोटल कितने हैं, 4 है, 4 में से एक कम करेंगे 3। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या कर दिया, 3 बनाया, जो एक बच रहा है उसको सेकंड का पोजीशन पर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसो। तो इसका नाम क्या है, आइसो, मतलब यहां पर अगर ब्रोमाइड लगा देंगे आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और नॉर्मल क्या, आइसो ब्यूटेन, अगर ब्रोमाइड ना लगाएं तब। तो अब यहां पर क्या करेंगे, एक बार ब्रोमीन यहां लगा दें, तो इसका जरा पूरा लिखेंगे CH3, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर CH, फिर CH2, फिर क्या है Br। अगला क्या करेंगे, इसी तरह की स्ट्रक्चर बनेगा, आपकी ब्रोमीन यहां पर लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, CH3, फिर इधर होगा CH3, फिर क्या है CH3, और फिर क्या है Br, फिर क्या है Br। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SN1। और एक बात समझिए, होता क्या है, वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन, और ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर से बात को रिपीट करता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई होती हैं तो उसे कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो किया करता है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मूव कराएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है। अगर क्लॉकवाइज मूव कराता है तो उसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं। अब यहां पर जरा समझें, ये कार्बन ऐसा है, एक CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा है, एक CH3 ग्रुप, एक Br और एक H। तो ये क्या है, दैट इज कायरल मॉलिक्यूल। क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं
दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करते हैं। SN1 का अगर हम ऑर्डर देखें तो होता क्या है, हमने बताया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो 3 डिग्री, फिर क्या है 2 डिग्री, फिर क्या है 1 डिग्री, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, अगर वो 1 2 3 से जुड़ा, इसका मतलब क्या है, दैट इज 3 डिग्री। कैसा है, 3 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। फिर इसके बाद सेकेंडरी, ये क्या है आपका सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है इधर इधर दो साइड कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा सेकेंडरी। फिर इसके बाद प्राइमरी, प्राइमरी में एक ये है और एक ये, ठीक है। तो होता क्या, स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहां से एल्किल ग्रुप भी, एक मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप, दोनों क्या कर रहे हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जरा समझे बात को, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट मेनली काम करेगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट, ये क्या है बेटा सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, क्या है फोर्थ। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देगा, इसको समझते हैं। सबसे ज्यादा जो SN1 देगा वो आपका होगा फोर्थ, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग ऑब्जर्व किया करते हैं। फिर देखें ये क्या हुआ फोर्थ, फोर्थ के बाद क्या होगा सेकंड, क्यों, ये टर्सरी, उसके बाद क्या होगा उससे थोड़ा कम सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा आपका क्या सेकंड। फिर इसके बाद इन दोनों में अगर हम बात करें तो अगर आप ब्रोमीन हटा देंगे तो क्या होगा प्लस, यहां से ब्रोमीन हटाएंगे तो क्या होगा प्लस। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है, तो यहां पर क्या होगा स्टेबल ज्यादा होगा देन दिस। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा थर्ड, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। अब देखें इन्हीं क्वेश्चंस को आपको जब SN2 के फॉर्म में देखेंगे, SN2 में क्या होगा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये मत कहिएगा कि अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाए, मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रोमीन आपका लगा हुआ है, ठीक है, जो ब्रोमीन लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, इसके साथ सिंपली हाइड्रोजन ही लगे हुए, तो चांसेस अटैकिंग के ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात होती है। अगर आपको यहां पर देखें ये क्या हो जाएगा मेथिल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस सबसे कम किस में है मेथिल में, और सबसे ज्यादा किस में है आपका कार्बोकैटायन टर्सरी में है। तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, ठीक है। देखने में तो लगता है कि हाँ भाई यहाँ आप क्या करेंगे, जब मूव करेंगे तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इधर जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अनस्टेबिलिटी नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। अगर कहा जाए कि जो आपका मेथिल क्लोराइड है वो आपका SN1 रिएक्शन या टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड जो है वो आपका SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता, बिकॉज क्राउडनेस, क्योंकि ग्रुप्स की इतनी क्राउडनेस होती है कि न्यूक्लियोफाइल रिवर्स साइड से आ नहीं पाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर यहां पर हम बात करें किसकी SN2 की, जस्ट आप क्या करें रिवर्स कर दें, फर्स्ट, फिर कितना हो जाएगा थर्ड, फिर क्या होगा सेकंड, और फिर क्या होगा फोर्थ। दिस इज द ऑर्डर। अब एक बात और समझें, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको और कैसे पूछेंगे, थ्रू द बॉन्ड लाइन नोटेशन। कैसे, बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो चलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर दिखाएंगे कितने कार्बन 1 2 3 4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, फिर इधर क्या कर दिया ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको अगर लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आ जाए ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दीजिए ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, जैसे अभी आपने किया वैसे ही आपको क्या करना है, इसको भी अरेंज करना। तो ये था SN1 और SN2 रिएक्शन। मतलब हमें अगर SN1 रिएक्शन की बात करना है तो वहां पर ऑर्डर की स्टेबिलिटी देखना। एक बात और करेंगे यहां पर, वो क्या है उसको आप नोट करें फिर आगे बात करते हैं।
एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, इसी तरह बाकी भी आप इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बात करेंगे जो आपके कंडीशंस होती हैं अफेक्ट, ये क्या करती हैं, फर्क डालती हैं whether the reaction will be SN1 or SN2, रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगा। जैसे जो आपका 1 डिग्री है और मेथिल हैलाइड, क्या है 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड, ये क्या देते हैं, दे गिव्स SN2 रिएक्शन प्योरली, SN2 रिएक्शन प्योरली। लेकिन जो आपका टर्सरी होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिखते हैं, एल्किल हैलाइड, ये प्योरली कौन सी रिएक्शन देते हैं, दे गिव्स SN1 रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास एलिलिक है, एलिल कंडीशन, एलिल क्लोराइड है, या क्या है बेंजिलिक है, या क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो ये क्या करते हैं, दे गिव्स बोथ रिएक्शन, ये क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन देते हैं। कौन कौन सी, SN1 एज वेल एज SN2। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ये किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन। अब कंडीशंस क्या है, SN1 के लिए क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये आपका जो SN रिएक्शन होती हैं, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक होने के कारण अकॉर्डिंग टू लीच एट एलर प्रिंसिपल, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए आप टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया तो वहां पर एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती, क्या हो सकता है, एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती। तो होता है क्या है, टेम्परेचर का फर्क भी डिफाइन करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। दूसरी बात क्या होता है, जो बेस ले रहे हैं वो भी डिफाइन करता है कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगा या आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इनको आप थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरी कंडीशन यहां क्या हो सकता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है देन इट गिव्स द SN2 रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है देन इट विल गिव द SN1 रिएक्शन। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं।